नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर संख्या 1 के चैप्टर संख्या 1 के बारे में, यानी अध्याय 1 के बारे में हम विस्तार से आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। ना केवल अध्याय के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, बल्कि आपको यहाँ पर जो पहला चैप्टर है उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट भी लास्ट में आपको सॉल्व करवाऊंगा। यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न कॉलेज में आए हुए पेपर में क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, दोनों के दृष्टिकोण से यह कंप्लीट सिलेबस होगा। जब आप बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, जियोग्राफी हो या मनोविज्ञान हो या संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। दोनों पेपर की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा आपको करवाई जाएगी। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजों को समझाऊंगा। एक ऐसा नोट्स आपके लिए मैंने तैयार किया है जिसमें हम पूरा डिटेल से काव्य प्रयोजन के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही ये चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है आपको, काव्य प्रयोजन, और चैप्टर संख्या 2 में क्या पढ़ना है आपको, उसमें काव्य लक्षण के बारे में पढ़ना है। ऐसे आपको पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी का ये प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें आपको क्या पढ़ना है, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के बारे में। साहित्य शास्त्र यानी साहित्य क्या होता है इसको लेकर के उसमें पढ़ना है, यानी भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों को पढ़ना है। साथ ही साथ में हिंदी आलोचना, जो कि चाहे पाश्चात्य आलोचना की बात की जाए चाहे भारतीय आलोचना की बात की, जिसमें आलोचनाओं में बेसिकली खास करके भारतीय आलोचना जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हो गए ऐसे, और आपके देखते हैं हिंदी आलोचना में जो है तमाम आलोचना की पद्धतियां आई, समीक्षा है, क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मुक्ति बोध, इन सभी की आलोचनाएं पढ़नी है। ठीक है। और बाकी आपको भारतीय काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य सिद्धांत और साहित्य शास्त्र की अवधारणाएं पढ़नी है और नाट्य शास्त्र पढ़ना है। इसके अलावा पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आपको अरस्तु, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, रिचर्ड और टीएस इलियट के बारे में पढ़ना है। तो परेशान ना हो, मैं इन सभी को समझा दूंगा बहुत ही बारीकी के साथ। परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, क्योंकि ये कठिन टॉपिक है और बहुत बड़ा सिलेबस बेसिकली है। यहाँ तक कि ये सिलेबस इतना बड़ा है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये मेरे हिसाब से चाहे सिलेबस बनाने वालों की गलती रही हो या सिलेबस बनाने वालों ने उतना ध्यान ना दिया हो, क्योंकि हिंदी आलोचना का एक पार्ट इनको अलग कर देना चाहिए था। अगर आप भारतीय काव्य शास्त्र ही पढ़ रहे हैं सही से तो वो भी बहुत ही विस्तृत सिलेबस हो जाता है। अब इसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र भी पढ़ना है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी पढ़ना है और साथ ही साथ में हिंदी आलोचना भी पढ़नी है। हिंदी आलोचना का एक अलग पेपर इनको बना देना चाहिए था कि भाई जिसको या पेपर मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसको मन होता आलोचना पढ़ता, जिसका मन होता है ये पढ़ता, जिसका मन होता भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ता, जिसका मन होता वो पढ़ता पाश्चात्य काव्य शास्त्र। लेकिन यहाँ पर क्या है, या और अच्छे तरीके से सिलेबस डिस्कशन करना चाहिए था, बांटना चाहिए था। लेकिन बहरहाल चलिए चर्चा करते हैं। तो अध्याय संख्या 1 में हमको काव्य प्रयोजन के बारे में पढ़ना है। काव्य प्रयोजन क्या, प्रयोजन माने क्या होता है, काव्य का प्रयोजन क्या है, काव्य प्रयोजन माने काव्य क्यों लिखा जाए, इन सभी चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी का जो है नवीनतम बैच शुरू हो चुका है फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। पेपर 1 साहित्य शास्त्र हिंदी आलोचना, यूनिट नंबर 1 में आपको काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक आपका है काव्य प्रयोजन, दूसरा है काव्य लक्षण, तीसरा होगा आपका काव्य हेतु, ऐसे आपका अगला होगा काव्य स्वरूप और काव्य की आत्मा। इस तरीके से हम पूरे यूनिट को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे यूनिट में भारतीय काव्य सिद्धांत, जिसमें अलंकार सिद्धांत में, जैसे अलंकार सिद्धांत क्या है, रीति सिद्धांत क्या है, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति, औचित्य, ये 6 संप्रदाय जो रहे भारतीय काव्य शास्त्र के। जैसे सबसे पहला संप्रदाय है रस संप्रदाय, ठीक है, भरत मुनि से शुरू होता है। रस संप्रदाय के प्रणेता कौन है, भरत मुनि। फिर आप देखते हैं अलंकार, अलंकार संप्रदाय के आप देखते हैं आचार्य जो है, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता कौन है आप बताओ आचार्य कुंतक हो गए, या फिर और आप भी तमाम वर्ग के ऐसे आपके दंडी हो गए, ये सब उसमें शामिल होते हैं। ठीक है। और अलंकार के बाद में आप देखते हैं फिर आता है आपका रीति, बामन नाम के एक ऋषि हुए हैं, आचार्य हुए, उन्होंने बामन ने रीति संप्रदाय दिया। फिर रीति संप्रदाय के बाद में मतलब 1500 ईस्वी, मतलब 1500 वर्षों का जो समय रहा है, इसी 1500 मतलब कि वर्षों में आप देखते हैं मतलब कि 1500 वर्षों का जो इतिहास रहा है भारतीय काव्य शास्त्र का, संस्कृत काव्य शास्त्र। बेसिकली भारतीय काव्य शास्त्र में जब आप बात करते हैं तो उसमें संस्कृत काव्य शास्त्र आपको पढ़ना पड़ता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में सबसे पहले विद्वान का नाम है भरत मुनि। फिर आप देखते हैं आचार्य जो है कुंतक हो गए, दंडी हो गए, ठीक है, भामा हो गए। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रणेता हैं। ठीक है। तो आचार्य रीति मतलब रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य भरत मुनि। फिर रीति संप्रदाय आएगा,
मतलब कि सॉरी, फिर अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह, फिर रीति संप्रदाय आचार्य वामन, फिर उसके बाद में आपका वक्रोक्ति, फिर वक्रोक्ति के क्षेमेंद्र, फिर आनंदवर्धन आनंदवर्धन जो है वो ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है। और फिर उसके बाद में अगला संप्रदाय आपका आता है, कौन सा संप्रदाय बेटा? अगला संप्रदाय आपका होता है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय जो है वो भी एक संप्रदाय है। तो इस तरीके से ये 6 संप्रदाय में पूरा का पूरा भारतीय काव्य शास्त्र बटा हुआ है, उसको हम समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको काव्य प्रयोजन वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि काव्य क्यों लिखा जाता है, क्या होता है, पूरी डिटेल से जानकारी आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले भूमिका, हेडिंग डालिएगा भूमिका, काव्य प्रयोजन की क्या भूमिका। तो इस तरीके से मैंने आपको नोट्स तैयार किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, सब कुछ आपके बढ़िया तरीके से समझ में आए। देखिए, भूमिका में लिखिएगा, प्रयोजन विहीन कोई भी कृति सार्थक नहीं हो सकती है। बिना प्रयोजन के अगर कोई भी काम बिना प्रयोजन के किया जाएगा तो वो सार्थक नहीं माना जाएगा। यानी बिना किसी प्रयोजन के किया गया काम निरर्थक काम कहलाता है। यानी प्रयोजन माने उद्देश्य, किस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यानी कोई कृति, काव्य की आत्मा ना केवल उसकी शैली होती है और भाव में निहित होती है, बल्कि उस उद्देश्य में भी निहित होती है जो पाठक के अंतर मन तक पहुंचा करके समाज को दिशा देने में या समाज की शिक्षित करने में भूमिका निभाता है। एक ऐसी एक प्रकार से उद्देश्य, यानी उद्देश्य विहीन रचना, उद्देश्य विहीन रचना निरर्थक रचना होती है। कोई भी काव्य या कोई भी गद्य रचना बिना उद्देश्य के नहीं लिखी जाती। यहां तक कि हम मार्केट जाते हैं तो उद्देश्य बना करके जाते हैं कि हमको मार्केट से सब्जी लानी है, हमको करेला लाना है, हमको परवल लाना है, तो ये हमारा उद्देश्य हुआ, यही प्रयोजन हुआ। हम किस प्रयोजन से बाजार जाते हैं? करेला लाने के लिए, ताकि सब्जी बने। ऐसे ही जब कोई लेखक, कोई कवि कोई काव्य लिखता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य होता है, या तो वो समाज को शिक्षा देना चाहता है, या समाज को एक प्रकार से दूसरी दिशा में मोड़ना चाहता है, या समाज की किसी कुरीति या विसंगति को समाज के समक्ष दिखाना चाहता है, या फिर कोई भ्रष्टाचार को दिखाना चाहता है, या अपने लोगों को मनोरंजित करना चाहता है, या एक ना एक उद्देश्य किसी भी रचनाकार के पीछे छिपा होता है, और उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके वो रचनाकार, वो लेखक, वो कवि अपनी रचनाओं को सृजित करता है, अपनी रचनाओं को लिखता है। ये होता है काव्य का प्रयोजन। इसको लेकर के विद्वानों में तमाम बातें बताई गई। काव्य क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे बहुत रिसर्च हुई, बहुत खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रही, और लगातार इस पर डिबेट होता रहा। तमाम प्रकार के संस्कृत आचार्य, तमाम प्रकार के हिंदी आचार्यों ने इस पर अपने अपने मंतव्यों को दिया। उन सभी मंतव्यों को आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। और यह क्लास अगर आप पढ़ लेंगे तो काव्य प्रयोजन से कोई भी क्वेश्चन दुनिया में पूछा जाए आप आसानी से उसको बता पाएंगे। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। तो प्रयोजन विहीन, उद्देश्य विहीन कोई भी काम जो है बेकार होता है, सार्थक नहीं होता है। लिखिएगा, काव्य प्रयोजन का अर्थ, हेडिंग डालिएगा, काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? वह कारण, वह रीजन जिसके कारण काव्य की रचना की जाती है। यानी कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा उद्देश्य जिसकी वजह से हम काव्य को लिखते हैं, यही काव्य का व्हाई है। व्हाई है मतलब कि क्यों है, यानी काव्य क्यों लिखा जाता है, इसका उत्तर ही काव्य प्रयोजन होता है। ठीक है, कि कवि क्यों लिख रहा है, वह किस उद्देश्य को पाठकों तक पहुंचाना चाहता है, यही उद्देश्य ही काव्य प्रयोजन होता है। यह बात आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए, उदाहरण के लिए अगर समझना चाहें, एक उदाहरण, जैसे कबीर दास जब लिखते थे, समाज में उस समय बहुत बुराइयां फैली थी। समाज में छल कपट, दंभ, पाखंड, द्वेष, ईर्ष्या, ऐसे तमाम भाव फैले हुए थे। समाज में तमाम कुरीतियां फैल रही थी। धर्म में तमाम प्रकार के आडंबर आ चुके थे। तो उन आडंबरों को, उन पाखंडता को और उन प्रकार की जो विसंगतियां थी समाज में, धर्म में, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कबीर ने लिखा। यानी कबीर के काव्य का उद्देश्य क्या है? पाखंड को तोड़ने के लिए काव्य लिखते थे। कौन? कबीर दास जी समाज को सुधारने के लिए लिखते थे। यानी कबीर का काव्य प्रयोजन क्या हुआ? कबीर का काव्य प्रयोजन हुआ कि पाखंड को तोड़ने के लिए काव्य की रचना करी। बोलो, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करके बताएं कि हाँ गुरुदेव बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा उदाहरण समझो। एक उदाहरण से कुछ नहीं समझ में आता है, कम से कम 3 मोहर लगाओ। जब तक 3 मोहर नहीं लग जाती है तब तक कोई चीज अच्छे तरीके से पास नहीं। तो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, कोई भी चीज हो। चाहे संविधान का कोई संशोधन होता तब भी 2/3 बहुमत होता है। तो कम से कम 2-3 उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। और आपको ये डाटा एकदम से एकदम रटना नहीं किसी भी चीज को, बस आपको मुझे सुनना है। आप मुझे ध्यान से सुनिए, मुझे ध्यान से देखिए, और जब ऐसे आप करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीजें छपेंगी। पीछे मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आप देखते भी रहें, हमको सुनते भी रहें। हमारे जो है
चेहरे को भी देखें और साथ ही साथ में बोर्ड पर भी देखें। अब ऐसे में केवल बताता रहूं तो केवल आप सुनेंगे, लेकिन जब वहां पर बोर्ड पर लिखा रहेगा तो आप देखेंगे भी। यानी दो ज्ञानेंद्रिय यहाँ पर आपकी काम कर रही है, एक तो आप आंख से देख रहे हैं, दूसरा कान से आप सुन रहे हैं, और तीसरा दिमाग आपका काम कर रहा है, उस पर कुछ मंत्रणा कर रहा है। तो इस तरीके से आपके 2-3 ज्ञानेंद्रियां जब काम करती हैं तो चीजें आपके दिमाग में रुकती हैं। ये मनोवैज्ञानिक फैक्ट में बता रहा हूं। याद करने का तरीका, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप पढ़ने के साथ साथ लिखते भी हैं तो आपकी 4 ज्ञानेंद्रियां काम कर रही होती हैं। आप समझो, जब भी आप पढ़ने बैठे, 1 मिनट समझने के लिए प्रयास करें, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो जैसे आपको पढ़ने का तरीका मैं बताऊं, जब से कम 3 से 4 ज्ञानेंद्रियां आपकी काम करनी चाहिए उस समय। जैसे कि आप जब पढ़ने बैठे तो जैसे बोर्ड पर आपको दिख रहा है तो आपके दिमाग में जो होता है एक फोटो क्लिक मेमोरी होती है, उसमें जाकर के वो पीछे छिपा रहता है। जब आप लिखने बैठते तो क्लिक मेमोरी आपकी आ जाती है, तो वो आपके जैसे चूंकि आपका जब पढ़ते हैं तो आप हाथ से लिखते भी हैं, मान लेते अगर पढ़ते तो थोड़ा थोड़ा लिखते भी रहेंगे तो आपका हाथ का लेखन भी चल रहा है, यानी आपका एक हाथ भी एक ज्ञानेंद्रिय के तौर पर काम कर सकती है। आंख से आप देख रहे हैं, कानों से आप सुन रहे हैं, ठीक है, दिमाग आपका काम ही कर रहा है उस मामले में। यानी जब 4-5 ज्ञानेंद्रियां आपकी काम करेंगी, 3-4 ज्ञानेंद्रियां काम करेंगे किसी टॉपिक पर, तो वह टॉपिक आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में चीजें रुक जाएंगी, आपको याद हो जाएगा। याद करने का सबसे सरल तरीका है कि आप जब भी पढ़ें तो जैसे बोर्ड पर आप देख रहे हैं तो इसको देखें भी, और जो बातें बता रहे हैं उसको सुने भी, और अपने हाथों से हो सकता है तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको लिखते भी रहें। इससे क्या होगा कि आपकी 3-4 ज्ञानेंद्रियां काम करेंगी और आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, कहीं पर भटकने की और दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पढ़ने का सरल तरीका यही होता है। चलिए सूरदास, सूरदास ने कृष्ण भक्ति के द्वारा आत्मिक शांति की राह दिखाई। ठीक है, किसकी राह दिखाई? आत्मिक शांति के द्वारा इन्होंने काव्य लिखा। जैसे कबीर, मतलब कि कबीर दास ने जो पाखंड तोड़ने के लिए कहा, या कबीर ने बेसिकली आप देखते पाखंड को तोड़ा ही, साथ ही साथ में निर्गुण ज्ञानासरई शाखा को प्रबल बनाया। और वही सूरदास जी ने, जो कबीर दास जी ने खंडन किया था, जो सगुण शक्ति, जैसे कबीर दास कहते हैं कि पहाड़ पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पी सिखाए संसार। तो कहीं ना कहीं पे सगुण पर मूर्ति पूजा का विरोध किया कबीर ने, मूर्ति पूजा को एक प्रकार से बेकार बताया। वो कहते हैं कि एक भर, मतलब कि कबीर कहते हैं क्या, कबीर कहते हैं कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, यानी कि मैं कबीर का कुत्ता हूं और मेरा नाम क्या है? मुतिया है। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, ठीक है, और गले राम की जेवड़ी, यानी गले में राम की क्या जीवड़ी, यानी पट्टा पड़ा हुआ है, और जित खीते चित जाओ, यानी कि राम भगवान जो है वो निराकार है। कबीर के राम दिखते नहीं है, कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, कबीर के राम वो परमात्मा है, परम सत्ता है। लेकिन सूरदास वहीं पर सगुण में चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। निर्गुण के एक महान कवि, महान विद्वान हुए हैं, उनका नाम है उद्धव। और उद्धव जब ब्रज में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण मतलब भेजते हैं उनको, जाओ ब्रज में भाई गोपियों को समझा दो, प्रेम के पड़ी हुई है, सगुण भक्ति में पड़ी हुई है। तो गोपियां सगुण भक्ति धारा को वहां पर दिखाती हैं, और उद्धव जो होते हैं निर्गुण काव्य धारा को दिखाते हैं। अब निर्गुण और सगुण में टकराव सूरदास जी दिखाते हैं। अब सूरदास जब निर्गुण और सगुण में टकराव दिखाते हैं तो निर्गुण वहां पर पराजित हो जाता है। सूरदास ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि भाई निर्गुण काव्य धारा वहां पर एकदम से खत्म हो जाती है। कहते हैं कि भाई जब खरिक दुहामन जाही, मतलब वो कहते हैं सूरदास जी कि भाई जब कामधेनु हमारे पास है तो हम काहे जरूर है योगा वोगा करे जा करके और श्वासा चढ़ा करके बैठे, हठ योग करें और दुनिया भर का ये सब करें, जब हमको साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमको साकार मूर्ति में दिख रहे हैं, हमारे पास कामधेनु है, तो हम काहे के लिए जाएंगे छकड़ी जियाने के लिए, बकरी जियाने के लिए? खरिक माने बकरी, तो बकरी का दूध हम क्यों पिएंगे जब हमारे पास कामधेनु रूपी गाय है, यानी भगवान श्री कृष्ण रूपी सगुण मूर्ति, सगुण साक्षात परमात्मा है, तो हम क्या जरूरत है हमको उस जो है जिसका कोई आकार नहीं उसकी चीजों को पढ़े। और इसके बाद में जब तुलसीदास आते हैं तो तुलसीदास आप देखते क्या करेंगे, तुलसीदास सगुण और निर्गुण का दोनों का समन्वय कर देंगे। इसीलिए तुलसी में समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी ऐसा कोई समन्वयवादी कभी नहीं हुआ, नर नारायण का समन्वय करते हैं, ठीक है, समाज के उच्च और निम्न वर्ग का समन्वय करते हैं, वर्णाश्रम के उच्च और निम्न वर्ग का समर्पण कर देते हैं, जाति प्रथा का समर्पण एकदम से कर देते हैं। तुलसीदास जैसा कवि पूरे हिंदी साहित्य में कोई और हो ही नहीं सकता, यह बात आप ध्यान रखेंगे। उनके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, ज्ञान से लेकर के भक्ति तक, और भक्ति से लेकर के अध्यात्म परमात्मा सब तक आपको मिलेगा। तुलसीदास कहते हैं कि अगुण सगुण कछु नहीं भेदा, अगुण और सगुण कोई भेद नहीं होता है। लेकिन कबीरदास निर्गुण और सूरदास सगुण के एकदम से पक्षपाती रहे, तो इनका उद्देश्य ये रहा। तुलसीदास, तुलसी ने धर्म, मर्यादा, नारी सम्मान, भक्ति भाव को स्थापित किया। तुलसी ने 9धा भक्ति के बारे में बताया, 9 प्रकार की भक्ति। हालांकि यहाँ पर विस्तार से बताएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बहरहाल इतना समझे कि ये सब उद्देश्य रहा इनका। इन सब के पीछे प्रयोजन क्या है?
रचना का लक्ष्य, यानी रचना क्यों लिखी गई, कोई भी रचना क्यों लिखी जाती, कोई कवि कोई कविता क्यों लिखता है, यही क्यों का जवाब होता है आपका प्रयोजन। आगे देखिएगा। हाँ, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, तो कोर्स से आप जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। इसे 5th सेमेस्टर में तो 5th सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। ये फीस कैसे भेजना है, आपको जैसे एसएमएस करेंगे व्हाट्सएप पर, आपके पास एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसी क्यूआर पर आपको 100 रुपए जो है भेजने होंगे ऑनलाइन माध्यम से, अगर आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते ऑनलाइन भेजना, तो किसी दूसरे से गूगल पे, फोन पे, तो आप चॉकलेट और ये जो है समोसा दुकान पर खाते होंगे स्कैन करके तुरंत, वैसे ही स्कैनर होता है, इस पर आपको स्कैन करके 100 रुपए भेज देने हैं। और जैसे ही आप भेजोगे तुरंत आपको क्या कर दिया जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में, साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस पीडीएफ मतलब कि जो ग्रुप होगा उसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वो भी सभी चैप्टर के पीडीएफ नोट्स मैं तैयार कर रहा हूँ। जल्द ही वो सब तैयार हो जाएंगे, तो वो सब पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं, ना परेशान होने की कोई जरूरत है, ठीक है। यानी पीडीएफ नोट्स आपके जो होंगे, जैसे ये चैप्टर में एमसीक्यूज वगैरह साथ में है, एमसीक्यूज भी साथ में होंगे, यानी कि एमसीक्यूज, ठीक है, साथ में लिखित दोनों टाइप के, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आंसर भी होंगे इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यू टाइप के मॉडल पेपर भी होंगे। हालांकि प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना केवल एक सब्जेक्ट की तैयारी, केवल हिंदी की तैयारी के लिए 100 रुपए नहीं लिए जा रहे हैं, बल्कि आपको हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट की तैयारी वहां पर आपकी होगी, ठीक है। यानी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए 2 मेजर सब्जेक्ट आपके पढ़ने पड़ते हैं जो है इसमें 5th सेमेस्टर में, और एक को करिकुलर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, फिर ऐसे दोनों सब्जेक्ट के फर्स्ट और सेकंड देने पड़ेंगे, यानी 4 पेपर की ये तैयारी। और साथ ही साथ में एक पेपर आपका को करिकुलर, जिसमें आपको को करिकुलर में की बार बहुत कठिनता का अनुभव करना पड़ेगा। यानी को करिकुलर में आपको एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस, यानी आपको रीजनिंग के बारे में और कंप्यूटर से बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर और रीजनिंग से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे सभी विश्वविद्यालय में। को करिकुलर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आपने 4th सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर दिया है, ऐसे ही 5th सेमेस्टर में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का पेपर देना होगा। तो उसकी पूरी तैयारी 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे सॉल्व फॉर्म में, आंसर के साथ पूरा सॉल्व फॉर्म में मिल जाएंगे, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको मिलेगी। इस नंबर पर तुरंत एसएमएस कीजिए 91 61 93 व्हाट्सएप पर तुरंत जुड़ जाइए। ये सिलेबस जो है सभी विश्वविद्यालयों के लिए है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका ये राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे बीएचयू जेएनयू मतलब अधिकतर विश्वविद्यालय में यही सिलेबस चलता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत यही सिलेबस है, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर आप बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान या और अदर विश्वविद्यालय पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस जो होगा अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया तो यही सिलेबस होगा। साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना पेपर का नाम है, यही चीज आपको पढ़नी है, तो विस्तार से आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, चीजें मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सबके माध्यम से आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा। ये तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मात्र 100 रुपए फीस में आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आगे चैप्टर को बढ़ाने का प्रयास करूँ। तुरंत एसएमएस कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और एसएमएस कीजिए तुरंत। चलिए अब काव्य प्रयोजन का अर्थ हो गया आपका, एक अर्थ और थोड़ा समझ लीजिए इसका काव्य प्रयोजन के बारे में। देखिए काव्य प्रयोजन का अर्थ, देखिए काव्य प्रयोजन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, हेतु या कारण, ठीक है। हेतु, उद्देश्य या कारण को काव्य का प्रयोजन कहते हैं। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है वह उद्देश्य जिसके लिए काव्य को रचा गया है, काव्य को लिखा गया है, उसी उद्देश्य को काव्य का प्रयोजन कहते हैं। सरल शब्दों में इसी को और परिभाषित करना चाहे तो लिख सकते हैं, कविता या साहित्य किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। केवल मनोरंजन नहीं अपितु शिक्षा, नीति, धर्म, विचार, प्रेम, संघर्ष, समाज, संस्कृति, चेतना, सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है काव्य प्रयोजन में, ठीक है। यानी काव्य प्रयोजन में आप देखेंगे बेटा, काव्य प्रयोजन में क्या समाहित हो जाता है, काव्य प्रयोजन में सारे के सारे मनोरंजन के अलावा शिक्षा दे सकता है काव्य, आपको नीति प्रदान कर सकता है, नीति के बारे में बता सकता है, विचार दे सकता है, जैसे कि रहीम की नीति के दोहे लिखे गए, रहीम नीति के बारे में बताते हैं। ऐसे ही
जो है शिक्षा, कबीरदास हो या फिर कबीरदास की ने तमाम शिक्षा से दोहे लिखे, या फिर ऐसे विचार, प्रेम, संघर्ष, समाज, संस्कृति, चेतना, सबके बारे में काव्य लिखे जाते हैं। ये सब काव्य के उद्देश्य होते हैं। इसी काव्य के उद्देश्य को काव्य का प्रयोजन कहते हैं। अब काव्य प्रयोजन को लेकर के मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए, इसको समझाने के लिए, इसकी परिभाषाओं को समझाने के लिए। बेसिकली आपको परेशान नहीं होना, बहुत ही बारीकी के साथ इसके चार्ट को आप समझने का प्रयास करेंगे। तमाम विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं इसकी, उन परिभाषाओं को आपको सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने एक चार्ट आपके लिए बना रखा है। क्या आपको ये पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है इसको देखने में? कैसे आप देख रहे होंगे? इस तरीके से आपको इससे पहले शुक्ला डी पॉइंट के द्वारा भी नहीं पढ़ाया गया होगा जिस तरीके से आज मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, विद्वानों की परिभाषा है काव्य प्रयोजन की। इधर आपका क्रम संख्या लिखी है, इधर विद्वानों का नाम लिखा हुआ है, और ये काव्य की मतलब काव्य प्रयोजन की परिभाषा या पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली परिभाषा दी किसने? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? आचार्य मम्मट की परिभाषा है संस्कृत में, पहले देखें। वाक्य अर्थ श्रवण स्वाद विवेक विवेकज ज्ञात वर्धनम, यानी रस का अनुभव और विवेक की वृद्धि, रस का अनुभव और विवेक की वृद्धि करना ही काव्य का उद्देश्य या काव्य का प्रयोजन होता है। किसने कहा? रस का अनुभव करना और विवेक में वृद्धि करना ही, यानी विवेक में वृद्धि करना और रस का अनुभव करना, ये काव्य प्रयोजन का उद्देश्य, काव्य प्रयोजन होता है, यानी काव्य का उद्देश्य होता है, काव्य लिखने का प्रयोजन होता है। वाक्यार्थ श्रवण स्वाद विवेक विवेक जिज्ञातवर्थनम, यानी कि रस का अनुभव और विवेक की वृद्धि करना ही काव्य का परिभाषा है, काव्य प्रयोजन का उद्देश्य होता है। दूसरा परिभाषा लिखिएगा, राजशेखर। राजशेखर कहते हैं काव्यस्य आत्मा रसः, यानी काव्य रस की आत्मा होती है, रस ही काव्य की आत्मा और प्रयोजन होता है, यानी कि रस की प्राप्ति के लिए जब हम काव्य को पढ़ते हैं, काव्य को सुनते हैं, तो हमारे मन में एक आनंद की अनुभूति उत्पन्न होती है। वही आनंद की अनुभूति रस होता है, यानी मनुष्य को मनोरंजन करने के लिए, उसके आत्मिक सुख के लिए जो रचना करी जाती है वह एक प्रकार से काव्य होती है। यानी काव्य का प्रयोजन क्या है? मनुष्य को रस प्रदान करना, मनुष्य के जीवन में आनंद की लहर उकेर देना, ये होता है काव्य। किसने कहा? आज राजशेखर ने कहा। तीसरे विद्वान है आचार्य भामह। आचार्य भामह वह विद्वान है जिन्होंने अलंकार संप्रदाय को बहुत ही आगे बढ़ाया, यानी अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भामह। ये बात आप ध्यान रखेंगे। काव्य अलंकार नाम की एक पुस्तक लिखते हैं ये, उसी पुस्तक में अलंकार संप्रदाय को या अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। ये कहते हैं काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन होता है, यानी काव्य का प्रयोजन क्या होता है? केवल मनोरंजन करना होता है, आचार्य भामह कहते हैं। ठीक है, अगले विद्वान आते हैं आपके आचार्य दंडी। दंडी जो है ये भी अलंकार संप्रदाय को आगे बढ़ाते हैं, रस संप्रदाय पर भी फोकस करते हैं। दंडी कहते हैं कि काव्य का उद्देश्य धर्म अर्थ काम की सिद्धि होता है, यानी धर्म अर्थ काम मोक्षेषु। ठीक है, वैच छन्नम कला सुचा, ऐसे शायद श्लोक है। तो काव्य का उद्देश्य धर्म अर्थ काम की सिद्धि करना, तो दंडी कहते हैं। पांचवें विद्वान है जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ जो है ये आधुनिक विचारक में से आधुनिक आचार्य है संस्कृत के। ये कहते हैं कि रस का उत्कृष्ट आस्वाद ही अंतिम प्रयोजन होता है। क्या? रस का उत्कृष्ट आस्वाद ही अंतिम प्रयोजन होता है। छठे विद्वान है केशवदास। आचार्य केशवदास हिंदी के महान एक प्रकार से लेखकों में से एक हैं। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने छंदों को बहुत अधिक मात्रा में लिख दिया। जैसे एक इनकी रचना है रामचंद्रिका, उसमें छंदों की इतनी भरमार कर दी कि उस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाने लगा। रामचंद्रिका को, रामचंद्रिका बड़ी फेमस रचना है, क्योंकि ये विद्वान बहुत बड़े हैं, ये संस्कृत के आचार्यों से की तुलना में विद्वान है, लेकिन चूंकि ये हिंदी में आ गए, हिंदी में लिखा, तो हिंदी में इन्होंने विद्वतापूर्ण इतनी चाहिए लिख दी कि वो चीजों को समझ में नहीं आई बहुत लोगों को, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। क्योंकि कठिन काव्य इनका बहुत ज्यादा, इनके रचनाओं को आप पढ़ेंगे तो उतना सरल तरीके समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो विद्वानों के लिए रचनाएं आप विद्वान इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे समझ आएंगे। इन्होंने कहा कि रस बिना नहीं लिखो पंक्ति सो रस ही साचो सार, रस ही काव्य का सार होता है, ऐसा कहा इन्होंने आचार्य केशवदास ने। क्या कहा? कि रस बिना नहीं लिखो ओ पंक्ति सो रस ही साचो सार, यानी कि इन्होंने कहा कि बिना रस के ही कुछ नहीं होता है, यानी केशवदास ही रस को काव्य का सार बनते, रस की उत्पत्ति के लिए लिखा जाता है, ताकि मनुष्य के जीवन में रस हो। कि मनुष्य जो है आजकल नीरसता के एकदम से चंगुल में जकड़ा जा रहा है, उस नीरसता के चंगुल से जकड़ा मनुष्य को एक नए प्रकार की ताजगी देता है काव्य पढ़ने से। हमको ऐसे काव्य पढ़ते हैं आप,
जब कुमार विश्वास जी की कविता सुनते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ठीक है, धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसी हूँ, ये तो बस तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अब इसको पढ़ने के बाद में जितने भी प्रेमी प्रेमिका युगल होंगे वो एकदम से आह्लादित हो जाएंगे, उनके मन में प्रेम की तरंगे उलार मारने लगेंगी। तो इस तरीके से जब वो पढ़ते हैं कविताओं को, आप जैसे कविताओं को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हो ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, जब आप ऐसा पढ़ते हैं कि श्रद्धा मनु बैठे हैं, श्रद्धा बैठी हैं, मनु उनको देख करके कह रहे हैं, उनका थोड़ा सा जो है जो नीले कलर का कपड़ा है वो थोड़ा सा फटा हुआ है, उसी में से उनका थोड़ा सा अंग दिख रहा है। ठीक है, अब उस अंग को देख करके क्या तुलना करता है कवि जयशंकर प्रसाद जी, कहते हैं कि नील परिधान, परिधान माने कपड़ा, नील परिधान बीच सुकुमार, यानी सु माने बहुत कोमल, एकदम से अंग, जो कोमल अंग है श्रद्धा का, वो थोड़ा सा उसी कपड़े के बगल से दिख रहा है, मतलब कपड़े के बीच से दिख रहा है। अब वो कैसे प्रतीत हो रहा है, उसकी तुलना कैसे करते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुकुला अंग, खिले हो ज्यों बिजुली के फूल, यानी जैसे जब बादल एकदम से करिया करिया हो जाता है, बादल पूरा नीला नीला हो जाता है, उसमें लगता है कि मानो गुलाबी कलर की कोई बिजली खिल रही हो। ठीक है, या काले आकाश में से एक बढ़िया चमकती हुई बिजली सुनहरे कलर की जब दिखती है, इसी प्रकार से वो अंग प्रतीत हो रहा है, ऐसी तुलना। जब इसको आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, आनंद की लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, आपके मन में भी अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर किस तरीके के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, यही भाव आपके मन में रस उत्पन्न करते हैं। इसी रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया आचार्य भरत मुनि ने, और तमाम प्रकार के विद्वानों ने इसको काव्य की आत्मा कहा। समझ रहे हैं, आगे समझते हैं। हेडिंग डालिए, काव्य प्रयोजन के प्रकार। काव्य प्रयोजन कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला होता है आनंदात्मक प्रयोजन, यानी जो आनंद के लिए लिखा जाता है, रसों के द्वारा पाठक को मानसिक सुख देना, जैसे श्रृंगार रस में हास वीर रस आदि। अब हास रस के माध्यम से हंसाता है कवि, जैसे कि हंसी हंसी भजई दियख दुल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल की उछाह में। पाहुन माने अतिथि, हिमाचल माने माता सती के पिताजी का नाम हिमाचल, हिमाचल की उछाह में जो भगवान शंकर का जो विवाह हो रहा होता है, उस दौरान की घटना आप देखते हैं। तो जब भगवान शंकर बाराती बनकर के आते हैं, दूल्हा बनकर के, तो ऐसा कैसे है, नग्न अमंगल भेष, उनके शरीर पर धूनी रमी हुई है, भुजाओं में क्या कहते हैं, कवि लिखता है कि शीश पर गंगा हंसे और भुजनी भुजंगा हंसे, यानी कि भुजंग पर, यानी हाथों पर, भुजंग को हाथ कहते हैं, हाथों पर क्या हंस रहे हैं बेटा, हाथों पर सर्प बड़े बड़े बढ़िया फिटारा हंस रहे हैं, और शीश पर क्या, माता गंगा विराजमान है, वो भी खिलखिला करके हंस रही हैं, भगवान शंकर की शादी में चल रहे हैं। और इस तरीके शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी हास ही को दंगा, हास ही को दंगा भयो किसके विवाह में, नंगा के विवाह में। नंगा माने भगवान भोलेनाथ, जो कि एकदम से क्या है, वस्त्र विहीन है, दिगंबर है, जिनके वदन पर वस्त्र नहीं है, वो तो बाघांबर वगैरह पहन लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से भगवान, इसीलिए भगवान शंकर के एक जो संप्रदाय है वो नागा संप्रदाय है, जो वस्त्र ही नहीं पहनते हैं। इस तरीके से भगवान शंकर के विवाह में जब लिखा गया तो हास रस था, उसमें वहां पर क्या था, हास रस। अब इसको पढ़ने के जो पाठक होता है वो हंसता है, पाठक के हंसने के लिए लिखा जाने वाला जो प्रयोजन होता है वो हास्यात्मक आनंदात्मक प्रयोजन होता है, ताकि आनंद मिले। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिले रहते हैं, पैचअप होता है, उसको संयोग श्रृंगार, और जब ब्रेकअप होता है तो वो वियोग श्रृंगार होता है। यानी तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जब संयोग श्रृंगार में क्या होता है, जैसे श्रद्धा और मनु का मैंने उदाहरण दिया, संयोग है, एक दूसरे के पास बैठे हैं। ठीक है, वियोग श्रृंगार क्या, भगवान राम से आते कि वियोग, वियोग भगवान राम का, माता सीता का हरण हो जाता है जंगल में, भगवान राम किससे पूछ रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे, क्या कहते हैं भगवान श्री राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ओ तुम देखी सीता मृग नयनी। हे मृगों से पूछ रहे, हे खग मृग, क्या तुमने मृग के समान आंखों वाली सीते को देखा है क्या, अगर देखा हो तो हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, ऐसे पशु पक्षियों से, पुष्पों से, कलियों से पूछते हैं भगवान राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनकी
भार्या माता सीता का हरण हो जाता है। रावण जो है छल से उनको हर ले जाता है और उस माता सीता को एक पुरुष की भांति प्रेम करने वाले भगवान प्रभु श्री रामचंद्र इस तरीके के विह्वल होकर के एक दिखाते हैं कि भाई प्रेम में पीड़ा भी सहनी पड़ती है। तो वह प्रेम अधूरा रहता है जिस प्रेम में वियोग ना हो, जिस प्रेम में ब्रेकअप ना हो, वह प्रेम ही कैसा होता है ये आप भगवान राम से सीख सकते हैं। हालांकि वो ब्रेकअप आज के ब्रेकअप जैसा नहीं होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से होता है। आज तो भैया क्या होता है कि आपसे कोई अच्छा मिला दूसरा आ गया, दूसरे से अच्छा मिला तीसरा आ गया, इस तरीके से चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उससे लड़कियों से सुंदर कोई दूसरी लड़की मिल गई उससे बात करने लगा लड़का, लड़कियों को थोड़ा सा और बढ़िया हैंडसम कोई मिल गया और थोड़ा सा खर्चा वर्चा करने वाला तो दूसरा कोई चला गया। इस तरीके से आजकल शहरों की जो मानसिकता है दूषित हो चुकी है, वही मानसिकता गांव वगैरह में भी फैली आ रही है। तो ये सब चीजें, लेकिन भगवान राम का प्रेम देखिए, भगवान राम ने माता सीता के लिए चाहते तो दूसरी शादी नहीं कर लेते, वो क्या जरूरत थी जाने के लिए, लेकिन भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने एक आदर्श पुरुष का प्रतिनिधित्व, आदर्श पुरुष को दिखाया। उनके समाज में तमाम शादियां होती थी। जब दशरथ भगवान राजा दशरथ जो थे, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। कौन कौन सी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान राम चाहते तो नहीं कर सकते थे? अयोध्या के राजा से दुनिया की अप्सराएं शादी करना चाहती थी। भाई भगवान मतलब अयोध्या के राजा बहुत बड़े राजा थे, दिग्विजयी राजा थे, सम्राट थे, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ। उनसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा उनके पुत्रों से? भगवान राम जिसमें इतने कोमल के समान, इतने उनकी आंखें एकदम से कमल नयन उनकी माता कहती हैं, ठीक है, कमल नयन है वो, करुणा निधान है वो, उनसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा? लेकिन भगवान राम ने एक आदर्श सेट किया, एक पुरुष के लिए एक महिला पर्याप्त है। वो महिला अगर अच्छे तरीके से उसका साथ दे दे तो वह पुरुष कुछ भी कर सकता है, ये भगवान राम ने दिखाया। और माता सीता दूसरे देश में जाकर के वहां पर सुरक्षित रहती हैं और अपने मान, अपने मर्यादा, अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। उसी पतिव्रत धर्म की वजह से भगवान राम के अंदर इतना साहस उत्पन्न होता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष बन करके रावण जैसे महान पराक्रमी राक्षस को मार गिराते हैं। और ये एक उदाहरण है आपकी जनरेशन के लिए कि इसको समझना चाहिए। वो चाहते तो भाई क्यों पूछते वो खग मृग से, भगवान जो तुरंत चक्र वक्र में निकाल करके चले जाते, लेकिन नहीं, पूछते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, याद करते हैं अपनी भार्या को। ये होता है प्रेम। इस तरीके से तब एक कवि जो होता है यही सब लिख पाता है, वही समझा पाता है। आम जनता इसको नहीं जान पाती है। कवि जो होता है वो पाठक को आनंदित करने के लिए लिखता है, तो वो आनंदात्मक प्रयोजन होता है। दूसरा समझो, आज से पहले इतना डिटेल में कभी पढ़े थे हिंदी नहीं पढ़े थे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चूंकि मैंने बीएचयू से हिंदी साहित्य किया, हालांकि बीएचयू में से मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि क्लास वगैरह कम होती है, उतना ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत आगे तक जानकारी मिलेगी, बहुत जानकारी आपको हो जाएगी। आपका नेट जेआरएफ तो वैसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, नीति परक प्रयोजन, एक होता है नीति के उद्देश्य से किया गया, नीति, धर्म, मर्यादा, कर्तव्य आदि का संदेश देने के लिए काव्य लिखा जाता है, वो होता है नीति परक प्रयोजन। तीसरा होता है भावात्मक प्रयोजन, यानी कि इमोशंस, जिसमें हृदय की संवेदना, भावना व मानसिक परिष्कार उत्पन्न करना इसका उद्देश्य होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे अगला होता है आपका आत्मिक प्रयोजन। ठीक है, ये सब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाते हुए बता रहा हूं ताकि कुछ भी आपका डिटेल में आप जान लीजिए। भक्ति, ध्यान, मोक्ष व आत्मिक उन्नति की अनुभूति कराने के लिए कुछ काव्य लिखे जाते हैं, जैसे कि भक्ति काल में तमाम लिखे गए। ठीक है, सामाजिक प्रयोजन, देखिए समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, सुधार करने के लिए, चेतना का प्रसार करने, जैसे भारतेंदु की जितने भी रचनाएं हैं आपको इस तरीके की रचनाएं देखने को मिलेगी। सामाजिक प्रयोजन को ध्यान में। मनोवैज्ञानिक प्रयोजन, आप देखते हैं कि जैसे कि क्या नाम है उनका, प्रयोगवाद में आप देखिए, प्रयोगवाद के कवि जैसे कि जनेन्द्र कुमार हो गए, जैसे कि अज्ञेय हो गए, वो सब मनोवैज्ञानिक धरातल पर मानसिक संघर्षों को उजागर करना, समाधान प्रस्तुत करना, ये सब बताते हैं। ठीक है, जैसे रोज कहानी पढ़ लीजिएगा, अज्ञेय की है, सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञेय की, तो उन्होंने बताया। सातवां प्रकार है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रयोजन के द्वारा काव्य लिखा जाता है, यानी परंपरा, सभ्यता, गौरव व सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करने के लिए काव्य लिखे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के काव्य प्राय आपको इस तरीके से दिखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने काव्य प्रयोजन के तमाम प्रकार समझ लिए, जो कि उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ जरूरी था पढ़ना, इसलिए मैंने चार्ट के रूप में बहुत सरल तरीके से आपको समझा दिया। आगे देखिएगा, अगला प्रमुख रचनाएं और उनके प्रयोजन। देखिए, जैसे कि रामचरितमानस लिखा गया, सबसे फेमस ग्रंथ है, दुनिया का सबसे फेमस ग्रंथ है रामचरितमानस। भारत के हिंदू धर्म अगर का हिंदू धर्म का होगा कोई व्यक्ति, तो उसके घर में रामचरितमानस आपको जरूर मिलेगी, ऐसा प्रसिद्ध ग्रंथ है। 24 घंटे तक इसको गाया जाता है। ठीक है, रामचरितमानस को 7 कांड है,
तुलसीदास जी गोस्वामी बाबा ने लिखा है, अवधी भाषा में लिखा गया है और साहित्य संस्कृत निष्ठ अवधि है, पारनिष्ठित अवधि का प्रयोग किया गया है। ये प्रयोजन क्या, धर्म की स्थापना, नीति और भक्ति का समन्वय करता है। धर्म, नीति और भक्ति के बारे में बताता है। भगवान राम इसके नायक हैं, ठीक है। लोक भाषा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। विशेषताएं हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि ये लोक भाषा माने कि अवधि भाषा में, ठीक है। दूसरी बात, सूर सागर। सूर सागर सूरदास की सबसे महान रचना है, सबसे इंपॉर्टेंट रचना है। भक्ति और वात्सल्य, इसीलिए भक्ति का प्रेम दिखाया, कृष्ण की भक्ति, और साथ ही साथ में वात्सल्य, कृष्ण और माता यशोदा के बीच के जो प्रेम होते हैं उन्हीं को वात्सल्य कहते हैं। जब माता अपने पुत्र से प्रेम करते है और पुत्र अपनी माता से करता है, उस प्रेम को वात्सल्य वाला प्रेम कहते हैं। यानी माता के द्वारा पुत्र को किया गया प्रेम वात्सल्य प्रेम कहलाता है। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास जी महाराज, ठीक है। तो कृष्ण के बाल रूप से ईश्वर की अनुभूति, ठीक है, ये विशेषताएं रही। ऐसे ही कामायनी, ये उदाहरण आपको समझा रहा हूं, जयशंकर प्रसाद की रचना है, बड़ी फेमस। दर्शन और मनोविज्ञान को उकेरती है, मन, भावना, संकल्प और विचारों का गूढ़ विश्लेषण इसमें करता है। चिंता सर्ग से, इसमें 15 सर्ग है। इंपॉर्टेंट क्या है, मनोवैज्ञानिक किस लिए है, क्योंकि चिंता सर्ग से शुरू होती है रचना। पहले चिंता सर्ग आता है, चिंता सर्ग से शुरू होकर के और आनंद, या फिर एक प्रकार चिंता सर्ग, कामायनी मेरे पास रखी हुई है, उसमें एक जो चिंता सर्ग से शुरू होती, मैं आपको दिखा दूं कामायनी पुस्तक, बड़ी जबरदस्त पुस्तक है, आपको मजा आ जाएगा, इसको पढ़िएगा कभी। कामायनी पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये पुस्तक आप खरीद सकते हो, ठीक है। कामायनी पुस्तक की अगर बात की जाए बेटा, ठीक है, मैं नीचे लगा दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कामायनी पुस्तक में लगा दूंगा, उसको आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। इसमें जो है बड़ा जबरदस्त चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, मैं मनोवैज्ञानिक जो चीजें समझाने का प्रयास कर रहा था, जो सर्ग इसके शुरू होते हैं बेटा, वो सर्ग कहाँ से शुरू होते हैं, देखिए 15 सर्ग है चिंता सर्ग से। यहां पर देखिए, अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, यहाँ देखिए बेटा, चिंता सर्ग से शुरू होता है। चिंता सर्ग देखें, दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, देखो चिंता सर्ग से शुरू होता है और लास्ट सर्ग क्या है, आनंद। आनंद पर खत्म होता है ना, यानी कि पहले क्या होता है, पहले व्यक्ति चिंतित होता है, फिर चिंता की खत्म करने के लिए कुछ आशाएं उसके मन में होती हैं, फिर उन आशाओं के प्रति श्रद्धा धारण करता है, फिर काम यानी कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति उसकी होती है, फिर वासना का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में लज्जा आती है वासना के बाद, फिर कर्म करता है, फिर ईर्ष्या होती है, फिर ईड़ा, फिर स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य। और जब रहस्य का पर्दाफाश हो जाता है, रहस्य का पर्दाफाश के बाद में बेटा क्या होता है, रहस्य के पर्दाफाश में फिर बाद में जब सारी निष्कर्ष निकल जाते हैं, तो आनंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। ये बात ध्यान, तो कामायनी पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी अगर पढ़ने तो कामायनी पढ़ लीजिएगा। गोदान एक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, यथार्थ और समाज सुधार को लिखा गया है, किसान के जीवन की त्रासदी है, ठीक है। और ये कृषक जीवन की पीड़ा और सामाजिक विषमता को उजागर करता है। पांचवी रचना है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र। नीति, धर्म और युद्ध दर्शन को दिखाता है। धर्म बनाम हिंसा पर गहन वैचारिक विमर्श इसमें किया गया है। ये सब उद्देश्य, यानी उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिखा जाता है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, निष्कर्ष यानी कि अभी तक काव्य प्रयोजन के बारे में आपने समझ लिया, काव्य प्रयोजन होता क्या, उसको विस्तार से आप लोगों ने समझा। काव्य प्रयोजन के बारे में विस्तार से आप लोगों ने समझ लिया और इस तरीके से मैंने आपको बताया। देखिए काव्य प्रयोजन, काव्य केवल मनोरंजन या भावात्मक तृप्ति का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह मानव जीवन को समृद्ध, संस्कारित और संवेदनशील बनाने का एक प्रभावशाली साधन होता है। दूसरी बात, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन को बहुआयामी दृष्टि से देखा गया है। जैसे शिक्षा के उद्देश्य से काव्य लिखा जाता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, विवेक के लिए, रसास्वादन करने के लिए, चारित्रिक निर्माण के लिए और आत्म विकास के लिए काव्य का सृजन यानी काव्य की रचना करी जाती है। प्रत्येक आचार्य ने अपने अपने काल, अपने अपने समाज, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ने दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोजन को विश्लेषित किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है क्या कि काव्य जो होता है बेटा अपने समय का दर्पण भी होता है, शिक्षा निर्देशक भी होता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। ये काव्य जो होता है वो समाज में जो चल रही घटनाएं होती है उनको दिखाता है, उनको उकेरता है और उनको अच्छे तरीके से समझाता भी है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुख्य बिंदु सार रूप में अगर आप समझना चाहे तो समझाना चाहे बच्चों को समझा सकते हैं। देखिए काव्य मानवता का मार्गदर्शक है। क्या होता है, काव्य मानवता का मार्गदर्शक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मूल्यबोध और विवेक जन्य चेतना का संवाहक होता है। साथ ही साथ में भारतीय काव्य शास्त्र ने मन और आत्मा दोनों की तृप्ति को काव्य का उद्देश्य माना है, ठीक है। यानी मन और आत्मा की तृप्ति होती है किससे, काव्य को पढ़ने से। तो भारतीय काव्य शास्त्री मानते हैं।
साथ ही साथ में काव्य प्रयोजन समय, समाज और साहित्य के मध्य एक सांस्कृतिक पुल का काम करता है। ठीक है, किसके? समय, समाज और साहित्य के बीच में एक पुल का काम करता है काव्य का प्रयोजन। यानी काव्य क्यों किया जाए, काव्य का उद्देश्य क्या हो, काव्य किस उद्देश्य से लिखा गया है, यही काव्य का प्रयोजन है। बेसिकली कहने का मतलब यही था। अब काव्य प्रयोजन के कुछ महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यूज हम समझ लेते हैं तीव्र गति से। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मैं तीव्र गति से चर्चा करूंगा बेटा। काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? काव्य प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है पाठकों की चेतना का विकास करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य यही होता है। व्याख्या भी हमने लिख दी है, आप लिख लीजिएगा क्या कि काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि पाठकों के अंतर्मन को जागृत करना और उनके भावबोध को विस्तार देना होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन तैयार किए ताकि आप इसको समझ पाए और जान पाए। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने इन क्वेश्चंस को तैयार किया। परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन से दूसरा प्रश्न, काव्य प्रयोजन की कितनी प्रमुख श्रेणियां मानी जाती हैं? काव्य प्रयोजन की कितनी महत्वपूर्ण श्रेणियां मानी जाती है बेटा? देखिए, काव्य प्रयोजन की 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां मानी जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, काव्य प्रयोजन को प्रायः 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है श्रावण, मतलब कि श्रवणानंद, दूसरा है बौद्धिक विकास और तीसरा है चारित्रिक निर्माण के लिए किया जाता है। ये 3 होती हैं विशेषताएं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न बेटा, आनंदवर्धन के अनुसार, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य। ध्यान रखिए, किस संप्रदाय के? ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है आनंदवर्धन। काव्य का प्रयोजन क्या है? लोक मंगल नहीं, लोक मंगल आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति, बिल्कुल धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति करना ही इनका उद्देश्य रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य का प्रयोजन धर्म अर्थ काम आदि की प्राप्ति द्वारा लोक कल्याण करना होता है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा प्रश्न है, काव्य का अंतिम प्रयोजन किसे माना गया है? काव्य का अंतिम प्रयोजन जो है रस को माना गया है, यानी कि रस प्राप्ति जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर काव्य को पढ़ने के बाद में आप आनंदित ना हो, आपको मजा ना आए, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो उद्देश्य तो शामिल ही है, लेकिन मजा भी आना चाहिए, उसको पढ़ने से आनंदित भी होना चाहिए। काव्य का अंतिम प्रयोजन रस होता है, क्योंकि रस ही पाठक को आत्मिक तृप्ति देता है और पाठक तभी संतुष्ट होता है जब वो रसास्वादन करता है। ठीक है, पांचवा पर, जैसे बाराती जाओ, अगर बाराती जाओ और पनिये पिए ना मिले, ठंडवे ना मिले, तो बाराती जाए कौन मतलब हवा? तो इस समझ रहे हो ना? अरे बारात पहुंचो और बढ़िया छेना ना मिले, बढ़िया रसपुंज वाला, रसभोग वाला, जो है रसीला वाला, तब तक मजा कहाँ आवत है? यानी जब बारात वैसे लौट गयो, सुखे चला गयो, सुखे लौट गयो, तो फिर कोनो मतलब नहीं है। बारात जाने मतलब बढ़िया बढ़िया पकवान खाओ, उसके बाद में तब आओ। आजकल लोग बारात पहुंचते हैं, भागते हैं, हमको यहाँ न्योता करने हैं। अरे एक जगह कर लो, आराम से खा पी लो, फिर निकलो वहां से जो करना है। ठीक है, क्योंकि खाया पिया ही साथ है। ऐसे भागते रहोगे, टीबी शुगर तमाम बीमारियां होती रहेंगी और परेशान ही रहोगे। इकट्ठा खाओ, एक बार खाओ, ज्यादा नहीं। बार बार खाओगे तो परेशान ही रहोगे। काव्य के लौकिक प्रयोजनों में कौन सा नहीं आता है? लौकिक प्रयोजन में मुक्ति प्राप्ति नहीं आएगी, बाकी धर्म का प्रचार लौकिक प्राप्ति है, राजनीति का ज्ञान, चारित्रिक निर्माण करना है काव्य का लौकिक प्रयोजन है, और ये मुक्ति प्राप्ति ये पारलौकिक प्रयोजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुक्ति प्राप्ति अलौकिक प्रयोजन होता है, जबकि लौकिक प्रयोजन भौतिक जगत से संबंधित होता है, जो हमारे यहाँ से संबंधित होता है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने काव्य का प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति माना है? मोक्ष की प्राप्ति जो है आचार्य मम्मट मानते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं काव्य का उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य का प्रयोजन चित्त शुद्धि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति को माना है। चित्त शुद्धि मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मम्मट का ग्रंथ का क्या नाम है? काव्य प्रकाश। ठीक है, काव्य अलंकार किसकी रचना है? आचार्य भामा की। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी है? वामन की। ठीक है, सॉरी वामन की कह रहा हूं, दंडी की है। सातवां क्वेश्चन, प्रश्न आ चुका है, रस निष्पत्ति को काव्य का प्रमुख प्रयोजन किस आचार्य ने माना है? रस निष्पत्ति की अगर बात की तो भट्टनायक ने माना है। रस निष्पत्ति को काव्य का प्रयोजन माना है भट्टनायक ने। ध्यान रखिएगा, लिखिएगा कि भट्टनायक ने रस निष्पत्ति को काव्य का प्रधान प्रयोजन माना तथा रस को आत्मा का सौंदर्य कहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। प्रश्न है, काव्य का प्रयोजन लोकहित और लोक मनोरंजन है, यह मत किसका है? बताइए, काव्य का प्रयोजन किसका? लोकहित और लोक मनोरंजन करना है। भरत मुनि, भरत मुनि को आप जान लीजिए ये कौन है। भरत मुनि की अगर बात की है बेटा, ये रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ जो है वो साहित्य दर्पण नाम की पुस्तक लिखते हैं।
ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। साहित्य दर्पण पुस्तक, साहित्य दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है लिख लीजिएगा, थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं डिटेल में। देखिए भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रणेता किया। भरत मुनि की पुस्तक का क्या नाम है? भरत मुनि की पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, इसी पुस्तक में इन्होंने जो है नाटक को पांचवा वेद कहा। आप आगे चल करके नाटक पढ़ेंगे। नाटक क्या है? पंचम वेद कहा। ठीक है, नाटक क्या कहा? पंचम वेद कहा, क्योंकि चारों वेदों से इसमें शामिल किया गया। जैसे संगीत जो लिया गया इसमें, वो लिया गया है, गान जो लिया गया है वो सामवेद से लिया गया है, अथर्ववेद से, ठीक है, ऋग्वेद से, इस तरीके सबसे लिया गया है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। पंडित राज जगन्नाथ, ये जो है आधुनिक समाज मतलब आधुनिक संस्कृत के विचारक है। आचार्य भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। कौन संप्रदाय बेटा? अलंकार संप्रदाय। आचार्य भामह, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? काव्यालंकार। काव्यालंकार पुस्तक किसके लेखक हैं? काव्यालंकार आचार्य भामह ने पुस्तक को लिखा है। अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं आचार्य भामह, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भरत मुनि किस संप्रदाय के आचार्य हैं? भरत मुनि जो है रस संप्रदाय को, यानी रस से असोइत रसः, रस को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं आचार्य भरत मुनि। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण पुस्तक लिखते हैं और साहित्य के बारे में विश्लेषण अच्छे तरीके से करते हैं। पंडित राज जगन्नाथ आधुनिक विचारक है, ठीक है, और विश्वनाथ दोनों आधुनिक विचारकों में शामिल है। आचार्य भामा जो है दूसरे नंबर पर आते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि काव्य का प्रयोजन लोकहित और लोक मनोरंजन करना है, यह मत किसका है? बताएं। तो यह मत है आचार्य भरत मुनि का ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भरत मुनि ने क्या कहा? देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र उनकी पुस्तक का नाम है, उसमें कहा कि काव्य नाट्य का प्रयोजन लोक मंगल और लोक मनोरंजन करना होता है। लोक माने जनता का मनोरंजन करना और जनता का मंगल की कामना करना, ताकि जनता सुखी रहे, समृद्ध रहे और उनको मनोरंजन मिलता रहे। काव्य इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ सकते हो। ये सब ऑब्जेक्टिव वाले पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको समझ में आती रहती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ वगैरह आपको मिलता रहेगा, लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, यानी क्यूआर कोड। उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि केवल आप ही फीस जमा करें, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कैसे जुड़े गुरुजी, कैसे पीडीएफ प्राप्त करें, तो ऐसे पीडीएफ आप प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे चैप्टर 1 2 3 इस तरीके से क्लास आपकी चलती रहेगी। साथ साथ में ये बात भी ध्यान रखेंगे कि 100 रुपीज फीस में आपको केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि आपको जो भी आपके सभी सब्जेक्ट होंगे, यानी 2 सब्जेक्ट ही हैं कुल मिलाकर के मेजर की, आपको 2 मेजर सब्जेक्ट है और एक को करिकुलर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और प्लस में पेपर 2 भी आपका होगा, 2 पेपर होंगे। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट का भी पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कुल मिलाकर कितने पेपर हो गए? ये 4 पेपर की तैयारी। ठीक है, और प्लस में एक को करिकुलर, यानी कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 5 पेपर की तैयारी आपकी। 5 पेपर की तैयारी कितने रुपए में? केवल 100 रुपए फीस में। ठीक है, ये बात आप ध्यान, कितने रुपए में बेटा? केवल 100 रुपए फीस में। और इसमें जो को करिकुलर वाला है, इसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, यानी बहुत कठिन पेपर पढ़ना है। उस कठिनता को आपको सरलता में बदलने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए काम करेगा। ठीक है, यानी कम समय में, कम शब्दों में और कम जो है फीस में आपके लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट बड़ी बेहतर तैयारी करवाता है। आप उसके लिए तैयार हो जाइएगा। मात्र 100 रुपए फीस लगेगी और आपको सब कुछ उसमें मिलेगा। ठीक है, 10 प्रैक्टिस सेट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एनालिटिक एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस का होता है उसका मिलेगा। और जैसा आप ये देख ही रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ अभी इसमें। और ऐसे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। जैसे आपके पीडीएफ नोट जो होंगे, एमसीक्यूज भी आपके लिए तैयार, मॉडल पेपर वाले तैयार कीजिए, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 तरीके से। इसमें इसके अलावा आपको रिवीजन क्लास मिलेगी इसमें। ठीक है, रिवीजन क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव के, लिखित के भी, यानी कि लिखित मतलब कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन के सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया विश्वविद्यालय के नाम, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, और इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी,
एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो गया आपका, इसके अलावा मां शाकुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ठीक है, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय हो गया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, या फिर जितने विश्वविद्यालय आपके हैं जो परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव करवाते, मतलब ऑब्जेक्टिव में लिखित किसी टाइप की करवाते हो, और एक यूनिवर्सिटी से कई कॉलेज संबंधित होते हैं, तो सभी कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर, व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई, मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिलेगा 5th सेमेस्टर का पूरा कोर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास इन सभी के माध्यम से आपका सिलेबस परीक्षा तक कंप्लीट भी करवा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, काव्य के लौकिक प्रयोजनों में कौन समृद्ध नहीं है? लौकिक ज्ञान की प्राप्ति करना लौकिक प्रयोजन होता है, बिल्कुल होता है। नैतिक शिक्षा भी लौकिक प्रयोजन है। ईश्वर की प्राप्ति ये अलौकिक प्रयोजन, मतलब क्या लौकिक है या पारलौकिक है। मनोरंजन भी लौकिक होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही वाला सी वाला ऑप्शन। बच्चों ने सी लगा दिया, उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखिए, ईश्वर प्राप्ति अलौकिक प्रयोजन है, लौकिक प्रयोजनों में ज्ञान, नैतिक शिक्षा, मनोरंजन ये सब शामिल होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हुए चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। प्रश्न, श्रवण सुख को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन से हैं? श्रवण सुख यानी सुनने के सुख को, इसको केवल मानते हैं आचार्य जगन्नाथ। आचार्य जगन्नाथ जो है कहते हैं कि बस काव्य को सुनने में जो मजा आता है वो, यानी कि क्या कहते हैं, श्रवण सुख, यानी काव्य को पढ़ करके सुनने में, या कोई पढ़ रहा हो तो उसको सुनने, काव्य पाठ सुनने में मजा आता है, वो चीजें आचार्य विश्वनाथ ने कहा। भरत मुनि तो रस संप्रदाय के हैं, आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के हैं, ध्यान रखिए। चलिए व्याख्या लिखेंगे। पंडित राज जगन्नाथ ने श्रवण सुख को काव्य का प्रयोजन माना और काव्य को शब्दार्थ सौंदर्य कहा। क्या कहा? काव्य को शब्दार्थ सौंदर्य, यानी शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काव्य प्रयोजन में रमणीयता किस विद्वान के अनुसार आती है? रमणीयता माने क्या होता है? रमणीयता माने होता है कि अच्छा दिखना, अच्छा सुनना, ठीक है। रमणीयता किसने बताया? पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। बामन की अगर बात की तो बामन को नहीं पता था। बामन जो है रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है, रीति संप्रदाय। किस संप्रदाय के बेटा? रीति संप्रदाय के प्रणेताचार्य कौन है? आचार्य बामन है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयता को काव्य का मूल प्रयोजन माना है। किसको? रमणीयता को, ध्यान रखिएगा इस बात। किसने? पंडित राज जगन्नाथ ने। अगला क्वेश्चन आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। बहुत ही फेमस प्रश्न है ये, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा? तो सबसे पहले ये पूछा जाता है, इस परिभाषा में प्रयोजन किस रूप में निहित है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसमें स्रोत सुख में, ठीक है, स्रोत सुख में शब्दार्थो सहितो काव्यम स्रोत सुख में है। इस परिभाषा में शब्द और अर्थ के सौंदर्य से श्रोताओं को सुख प्रदान करने की बात कही गई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है काव्य प्रयोजन के लिए? एक काव्य प्रयोजन जो होता है बहुपरिणामी विषय होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। केवल नीति शिक्षा नहीं देता, बल्कि और शिक्षा देता है। केवल मनोरंजन के लिए भी नहीं होता, केवल मोक्ष नहीं होता, सब होता है, बहुपरिणामी होता है, इसके वही कई परिणाम निकलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देख लीजिएगा, काव्य के प्रयोजन अनेक हैं, जैसे नीति, ज्ञान, रमणीयता, रस, मोक्ष आदि, इसलिए यह क्या है? बहुपरिणामी होता है। इसमें काव्य का प्रयोजन क्या होता है? नीति देना, नीति के नियम बताना, जैसे रहीमदास के दोहे, ज्ञान देना, तुलसीदास के दोहे, कबीरदास के दोहे, रमणीयता प्रदान करना, तमाम और दोहे, रीति काल के तमाम दोहे, ठीक है, रस, मोक्ष, ये सब आप देखते हैं मिलता है। घनानंद को पढ़ेंगे या फिर आप किसी को पढ़िए तो आपको ये सब मिलता है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, काव्य का प्रयोजन ज्ञानवर्धन किस विद्वान ने बताया है? ज्ञानवर्धन करना किस विद्वान ने बताया काव्य का प्रयोजन?
आचार्य भामा, आचार्य दंडी या बामन या मम्मट? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आचार्य भामा ने बताया है। आचार्य भामा ने क्या बताया है? आचार्य भामा ने काव्य का प्रयोजन ज्ञानवर्धन से बताया है। आचार्य भामा कहते हैं कि अलंकार जो होता है, अलंकरोति इति अलंकाराः, अलंकार, इन्होंने कहा कि अलंकार काव्य की आत्मा है। अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता हैं, काव्य अलंकार नाम की रचना लिखते हैं। ठीक है। बाद में फिर बामन जो है रीति संप्रदाय के प्रणेता हैं। संप्रदाय, चूंकि प्रश्न आपसे खूब पूछा जाएगा, ये अलंकार संप्रदाय के प्रणेता है। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रणेता है। ठीक है। भरत मुनि किसके हैं? रस संप्रदाय के प्रणेता है। आनंदवर्धन की अगर बात करें आप, आनंदवर्धन, आनंदवर्धन किसके हैं? आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता है। वक्रोक्ति के क्षेमेंद्र हैं आपके, या कुंतक हैं, ऐसे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। वक्रोक्ति और जो है आपका, और एक और बचता है आपका औचित्य, इन दोनों के अलग अलग है। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अब बताएं काव्य का प्रयोजन ज्ञानवर्धन किसने माना है? आचार्य भामा ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा व्याख्या में, भामा ने काव्य का उद्देश्य ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों बताया है। ज्ञान का विकास होना, ज्ञान में बढ़ोतरी होना और मनोरंजन करना काव्य का उद्देश्य होता है, काव्य का प्रयोजन होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काव्य मोक्ष का साधन है, यह मत किसका है? काव्य मोक्ष का साधन है, आचार्य मम्मट का मानना है कि काव्य जो होता है मोक्ष का साधन होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश नाम के ग्रंथ में, काव्य प्रकाश किसकी पुस्तक है? आचार्य मम्मट की पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। मोक्ष को ही काव्य की प्रमुख प्रयोजन माना कि काव्य का रचना इसलिए करी जाती है ताकि लोग जनता मोक्ष को प्राप्ति हो। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोगों ने इन चैप्टर को पूरा समझा। ठीक है। अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि आखिरकार हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और काव्य प्रयोजन के बारे में विस्तार से आपको चीजें क्या समझ में आई। ठीक है। इसको समझ, थोड़ा सा मोक्ष देख लीजिए इसको। काव्य प्रयोजन के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा। एक बार फिर से मैं चार्ट आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, आचार्य दंडी वाला, मम्मट वाला, ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसको परिभाषा वगैरह क्लियर हो जाए आपकी। हमने आपको काव्य प्रयोजन का अर्थ समझा दिया था। अर्थ आपका वही हुआ भाई, का अर्थ क्या होता है? देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा। प्रयोजन, प्रयोजन शब्द का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, हेतु या कारण है। काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है वह उद्देश्य जिसके लिए काव्य रचा या लिखा गया हो। ठीक है। दूसरी बात, काव्य जब होता है किसी कविता या साहित्य किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, केवल मनोरंजन की नहीं, बल्कि उसमें शिक्षा, नीति, धर्म, विचार, प्रेम, संघर्ष, समाज, सांस्कृतिक चेतना, इन सब कुछ उसमें एक प्रकार से समाहित हो जाता है। परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने दी, इसको जरूर देख लीजिए एक बार फिर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? आचार्य मम्मट कहते हैं वाक्यम, वाक्यार्थ श्रवण स्वाद विवेक, विवेकज ज्ञात वर्धनम, रस का अनुभव और विवेक की वृद्धि करना, ये एक प्रकार से इसका प्रयोजन होता है काव्य का। राजशेखर कहते हैं काव्य सात्मा रसः, यानी रस ही काव्य की आत्मा और प्रयोजन होता है, राजशेखर कहते हैं। आचार्य भामा कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन होता है। आचार्य भामा जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, काव्य अलंकार नाम की पुस्तक लिखते हैं। दंडी कहते हैं कि काव्य का उद्देश्य धर्म और अर्थ काम की सिद्धि करना होता है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि रस का उत्कृष्ट आस्वाद ही अंतिम प्रयोजन होता है। केशवदास जो कि संस्कृत के नहीं बल्कि हिंदी के प्रमुख आचार्य हैं, लेकिन संस्कृत काव्य शास्त्र में काफी विद्वान आदमी रहे हैं, इन्होंने कहा कि रस बिना नहीं लिखो पंक्ति सो, रस ही साचो सार, रस ही काव्य की आत्मा है, सार है, इसको इन्होंने बताया। इस तरीके से रस के प्रकार, हमने प्रयोजन के प्रकार बताए। काव्य प्रयोजन कई प्रकार का होता है, जिसमें आनंदात्मक प्रयोजन, नीति परक, भावात्मक, आत्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हो गया आपका। ठीक है। फिर हम लोगों ने आपको बताया प्रमुख रचनाएं और उनके प्रयोजन, जैसे कि रामचरितमानस जो है धर्म, नीति और भक्ति की बात करता है, लोक भाषा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श को प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य रहा। सूर सागर की सूरदास, मतलब सूर सागर रचना सूरदास की है, भक्ति और वात्सल्य को उद्देश्य मतलब की का प्रयोजन है उसमें। कामायनी जो शंकर प्रसाद की रचना है, दर्शन और मनोविज्ञान को दिखाती है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, समाज और सुधार को दिखाती है, सामाजिक सुधार की बात करती है। ठीक है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, नीति, धर्म और युद्धवर्धन दर्शन को लेकर के इस उद्देश्य से लिखा गया रचना। ठीक है। ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। काव्य प्रयोजन की चीजें आपको उद्देश्य हो गया। ठीक है। मुख्य सार के रूप में अगर आप देखें तो काव्य प्रयोजन क्या होता है? काव्य का मानवता, काव्य क्या होता है? मानवता का मार्गदर्शक होता है, यह केवल मनोरंजन ही नहीं, मूल्य बोध और विवेक जन चेतना का संवाहक भी होता है।
भारतीय काव्य शास्त्र ने मन आत्मा दोनों की तृप्ति को जो है सर्वोपरि रखा है, काव्य का उद्देश्य या काव्य का प्रयोजन माना है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही साथ में आप और देखेंगे आगे, तो काव्य प्रयोजन समय, समाज और साहित्य के मध्य एक सांस्कृतिक पुल का काम करता है। ये बात है। और बाकी फिर हमने 15 एमसीक्यूज को देखा और इस तरीके से पूरा आपका हो गया। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस हो गया, कंप्लीट जो है चैप्टर हो गया। अब दूसरा चैप्टर हमारा आएगा कौन सा, काव्य लक्षण का, वो भी जल्दी आएगा। तो इस तरीके से हम काव्य लक्षण को भी समझ लेंगे। काव्य का लक्षण क्या होता है, काव्य का लक्षण मतलब होता है काव्य किसे कहते हैं, काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा काव्य लक्षण हो जाता है, बेसिकली ऐसे समझे। ठीक है, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर संख्या 2 में। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। हालांकि इन सभी चैप्टर के पीडीओस वीडियोस पीडीएफ वगैरह प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तुरंत एसएमएस कीजिएगा 9161 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको कोर्स की व्यवस्था कर दी जाएगी। डिटेल में जानकारी मैंने वीडियो के बीच में बताई हुई है, वीडियो के पहले बताई हुई है, आप देख लीजिएगा। क्या एसएमएस करना है, अपना नाम, ठीक है, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट के नेम और सेमेस्टर आपके किस सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में। 100 रुपए फीस लगेगी और आपको पूरा मिल जाएगा कोर्स सभी सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका होगा, किसी भी सब्जेक्ट से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।